हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा नया टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम, रुकना और ठहरना। जब अपने विचारों या मन के भावों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं तो बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या इसे समझाने के लिए वाक्य के बीच में कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम लेने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं और इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। जब भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह के प्रयोग से हमारी भाषा में स्पष्टता आती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले तक भली भांति पहुंच जाता है। यदि विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ निकलता है। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये एक हम बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझेंगे। विराम चिन्ह हिंदी भाषा में लाने का श्रेय कामता प्रसाद गुरु को जाता है। जो हमारे विराम चिन्ह है वो हिंदी भाषा में कौन लाए थे? उन्हें कामता प्रसाद गुरु लाए थे, जो कि हिंदी साहित्यकार भी है, हिंदी के व्याकरणकर्ता भी है, और यही हमारे विराम चिन्हों को हिंदी भाषा में लेकर आए थे। इन्होंने कुछ चिन्ह अंग्रेजी भाषा से भी लिए। इनका ऐसा मानना था कि विराम चिन्हों से भाषा में अधिक स्पष्टता और क्लैरिटी होती है, इसलिए क्यों ना हम वही चिन्ह और कुछ मिलाकर चिन्हों का प्रयोग हम हिंदी में भी करें। इसलिए ये श्रेय कामता प्रसाद गुरु को जाता है। आप इनका नाम याद रखेंगे। उदाहरण विराम चिन्ह के साथ और विराम चिन्ह के बिना। जब अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग सही जगह पर नहीं करते, अर्थ से अनर्थ होता है। किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। पहले हम गलत वाला पढ़ेंगे। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। बहुत दिनों से आपने कोई पत्र नहीं लिखा बड़े भैया को, विराम। पुरस्कार मिला है बकरी को, कुत्ते ने काट लिया है दादाजी को। सरपंच के लिए चुना गया है मुझे, आप जरूर ले आना एक नई लड़की। मेरी कक्षा में आई है माँ, आपको खूब याद करती है बकरी। घास खा रही है चाची जी, आपके लिए पकवान बना रही है अब चिट्ठी। बंद करती हूं तुम्हारी बहन। तो ये जो हमारा अनुच्छेद था, ये हमने बिना विराम चिन्ह का उपयोग किए बिना लिखा था। आपने अच्छे से पढ़ा। अब देखते हैं कि सही विराम चिन्ह वाला अनुच्छेद कैसा है और वो क्या अर्थ दे रहा है। आदरणीय दीदी, कॉमा, सादर प्रणाम। बहुत दिनों से आपने कोई पत्र नहीं लिखा, पूर्ण विराम। बड़े भैया को पुरस्कार मिला है, पूर्ण विराम। बकरी को कुत्ते ने काट लिया है, दादाजी को सरपंच के लिए चुन लिया है। मुझे नागपुर के संतरे अच्छे लगते हैं। एक नई लड़की मेरी कक्षा में आई है, चिन्ह का प्रयोग हुआ है। माँ आपको खूब याद करती है, बकरी घास खा रही है। चाची जी आपके लिए पकवान बना रही है, अब चिट्ठी बंद करती हूं तुम्हारी बहन। तो दोनों ही विराम चिन्ह वाला उदाहरण आप भली भांति स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा, भाषा लेखन के समय
प्रयुक्त संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी भाषा में कोई लिखित कार्य होता है उसमें प्रयुक्त जो संकेत चिन्ह होते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार हम विस्तार से जानेंगे कि विराम चिन्हों के नाम, उसके प्रकार और उसका चिन्ह भी जानेंगे। तो पहला है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ये चिन्ह है इसका, आप देख सकते हैं। अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमिकोलॉन, विस्मय आदि बोधक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, निर्देशक चिन्ह, डैश, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, देख सकते हैं स्क्रीन पर, हंस पद, साइन ऑफ लेफ्टवर्ड, ये हंस पक्षी के पैर के समान ये चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, हाइफन, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, कोष्ठक, ब्रैकेट्स, लाघव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिविएशन, रेखांकित चिन्ह, अंडरलाइन, अंडरलाइन, विस्तारक चिन्ह, एलिप्सिस, ये हमारे चिन्ह थे। आइए इनको विस्तार से जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका महत्व और विशेषताएं जानते हैं। महत्व, अर्थ, स्पष्टता, सही विराम चिन्ह सही वाक्य का सही अर्थ समझाते हैं। जब भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ये सही वाक्य का सही अर्थ हमें समझाएंगे। हमारे चिन्ह लगाने से सामने वाले को समझ में आएगा कि आपने क्या बात कही है। जैसे उदाहरण, रोको मत, जाने दो, बनाम रोको मत जाने दो। आप देख सकते हैं दोनों ही जगह पर अलग अलग चिन्ह लगे हैं। रोको मत, रोको मत, जाने दो। फिर यहां पर हमने लगाया एक चिन्ह, रोको मत जाने दो, मीन्स दोनों ही वाक्य का अलग अलग प्रयोग है। एक में कहा है कि रोको मत उसे जाने दो, और दूसरे वाक्य में चिन्ह के अनुसार जो वो वाक्य बदला है उसे कहा है रोको मत जाने दो। विविधता, हिंदी में कई तरह के चिन्ह हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। भावों की अभिव्यक्ति, उत्साह, आश्चर्य, दुख जैसी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करते हैं। जब भी हम सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये हमारे मन के भावों को अच्छे से भली भांति प्रकट करते हैं। जैसे कोई खुशी है, आश्चर्य है, दुख जैसी घटनाएं हैं तो उसे व्यक्त करने में ये हमारी मदद करते हैं। पठनीयता, पाठ को व्यवस्थित और सुगम बनाते हैं, पढ़ने में आसानी होती है। जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं चिन्ह के अनुसार हमें अपना वॉइस मॉड्यूलेशन, हमें कहाँ रुकना है, यदि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमारी वॉइस वैसी ही होगी, तो ये पाठ पढ़ने में हमें आसानी होती है। संरचना, वाक्यों को व्याकरणिक रूप से सही ढांचा प्रदान करते हैं। इसकी संरचना ऐसी की गई है कि जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, इसका सही ढांचा प्रस्तुत करते हैं। व्याकरणिक रूप से ये सही माना जाता है। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशिष्ट कार्य, प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है और प्रश्नवाचक का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मीन्स जब भी आपको कोई बात कहनी होती है, कोई निश्चित बात कहनी होती है, उसके लिए एक निश्चित विराम चिन्ह दिया गया है। जैसे कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछते वक्त, जब आप लिख रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब आप प्रश्न बोल रहे हैं
किसी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तब आपका वॉइस मॉड्यूलेशन वैसे ही होगा, तो सामने वाला समझेगा कि आप उससे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रवाह, ये लिखने और पढ़ने में प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। मीन्स कई बार, अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया, अगर चिन्ह नहीं थे मैंने उसको एक फ्लो में पढ़ दिया, लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा मैंने उसे उचित चिन्हों के साथ पढ़ा, तो इससे मेरे फ्लो को नियंत्रित किया, मैं चिन्ह के अनुसार उसे पढ़ रही थी। संक्षिप्तता, बड़े वाक्यों को सुव्यवस्थित कर संक्षिप्तता लाते हैं। जो बड़े वाक्य हम लिखते हैं उन वाक्यों को ये संक्षिप्त करता है और हमारे वाक्यों को व्यवस्थित बनाता है। प्रकार, परिभाषा और उदाहरण। आइए देखते हैं उदाहरण। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह भी है, आप देख सकते हैं, पूर्ण विराम। वाक्य के समाप्त होने पर पूरी तरह रुकने के लिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और हमारा वो वाक्य पूरा हो गया है, जब पूरा हुआ तो हमें कौन सा यूज किया? पूर्ण विराम का। जैसे कि आप यहाँ देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, भारत मेरा देश है, मुझे पढ़ना पसंद है। जब मेरा वाक्य खत्म हुआ तो मैंने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया। देखिए, अगर मैं यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाऊं और दूसरा वाक्य शुरू कर दूं तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा, पढ़ने वाले को स्पष्ट नहीं होगा कि क्या बात कही गई है। अल्प विराम, कॉमा, आप देख सकते हैं वाक्य पढ़ते समय जहां बहुत कम समय के लिए रुकना हो, जब भी हम कोई वाक्य पढ़ रहे हो और बहुत कम, थोड़े समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकना हो, तब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए स्क्रीन पर, राम, लक्ष्मण और सीता बन गए। तो यहाँ पर चूंकि राम के आगे भी नाम है इसलिए हमें रुकना पड़ा। हाँ, मैं कल आऊंगा, सुनो, इधर आओ, ये हमारा अल्प विराम हुआ। अर्ध विराम, साइन देखिए आप, जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो। पूर्ण विराम में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और अल्प विराम में कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो समय होता है वो अर्ध विराम के लिए होता है। मीन्स थोड़ा अधिक हमें रुकना हो तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए स्क्रीन पर, आम श्रेष्ठ माना गया है किंतु सेब भी कम नहीं। काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आप यहां देख सकते हैं चिन्ह का कितनी भली भांति प्रयोग किया गया है। ये देखिए, विवरण चिन्ह, किसी बात का विवरण या जानकारी अगली पंक्ति में देने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें कोई बात कहनी होती है, किसी भी बात का विवरण देना होता है, तो हम उसे अगली पंक्ति में लिखते हैं और अगली पंक्ति में लिखने के लिए हम उसे उस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि ये रहा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण, संज्ञा के 3 भेद हैं, अब उसके आगे हम उसके भेद बता रहे हैं, तो हमने यहां पर ये साइन लगाया। ये देखिए, वचन के लिए के नियम निम्नलिखित हैं। तो इस तरह से हमने जब अपनी बात कही और अगली पंक्ति में कुछ और उससे रिलेटेड कहना होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद, हंस पक्षी के पैर के समान यह चिन्ह होता है। कुछ इस तरह से लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कुछ लिख रहे हैं और कोई जरूरी शब्द है जो हमने गलती से छोड़ दिया लेकिन उसे लिखना जरूरी है उसी जगह पर, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम कल जाएगा, लेकिन ऊपर हमको लिखना था, यहां पर हमें लिखना था कि राम दिल्ली जाएगा, लेकिन हम तो लिखना भूल गए, तब हमने इस चिन्ह का प्रयोग करके हम यहां पर लिखेंगे राम दिल्ली जाएगा।
हमें बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। विस्मयादि बोधक, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें खुशी हो, कोई दुख हो, किसी से नफरत हो, छी, शोक, बहुत बुरा हुआ, हर्ष, अच्छा, खुशी हुई, वाह, शाबाश, कितना अच्छा, इस तरह के जब हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते हैं, तो इससे हमारी खुशी झलकती है, हमारा भाव झलकता है। दुख है तो दुख झलकेगा, घृणा है तो घृणा आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर लिखा है वाह, कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, हाय, अब क्या होगा, हाय राम, मैंने सांप देख लिया। इस तरह के जब हम आश्चर्य प्रकट करने के लिए इस तरह से जब हम वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो उसमें चिन्ह जरूर लगाएंगे, इससे हमारे भाव स्पष्ट होंगे। अगला, प्रश्नवाचक चिन्ह सभी जानते हैं और सबसे ज्यादा तो यही चिन्ह यूज किया जाता है। तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। आपका नाम क्या है? देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आप खाना खाएंगे? योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई दो शब्द जोड़ते हैं या आपस में दो शब्दों की तुलना की जाती है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि हमें इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है तो हम यहाँ पर और, तथा, एवं का प्रयोग भी करते हैं। दो समान पदों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माता पिता, धीरे धीरे चलो, चांद सा चेहरा। ये तुलना करने के लिए और दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने या नाटक के पात्र के भाव बताने के लिए। जब भी हमको किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो या किसी शब्द के दो अर्थ हैं, तो एक शब्द तो हम उसका जो है वो बाहर लिखेंगे, लेकिन हमें और अच्छे से उस शब्द को स्पष्ट करना हो तब हम उस शब्द को ब्रैकेट में लिखेंगे, तब हम इसका कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लता मंगेशकर महान गायिका थी, लेकिन मुझे और भी कुछ उनके बारे में लिखना है, वह स्वर कोकिला महान गायक थी, तो स्वर कोकिला मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप देख सकते हैं। रावण क्रोध में, मीन्स यहां पर हमने संवाद का एक वाक्य डाला है, रावण क्रोध में, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी के द्वारा कुछ कहा गया हो, कोई वाक्य कही गई हो, कोई शब्द कहे गए हो, वह बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको उन्हीं के अनुसार लिखना है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, ये हमने यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, या मुझे उसमें कुछ विशेषता दिखानी हो उस शब्द में, या उस शब्द को मुझे हाईलाइट करना हो, तब भी मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूंगी। तो कामायनी आप देख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। जैसे मां ने कहा, शैतानी मत करो, एज इट इज हम उस शब्द को लिखेंगे, परंतु कॉमा के साथ, इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम उसको लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह इसे कहते हैं। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पहला अक्षर और फिर इस चिन्ह को लगाया जाता है, इस प्रकार। जैसे मुझे लिखना है, आप देखिए यहां पर मुझे लिखना है पंडित, लेकिन मुझे पंडित पूरा नहीं लिखना है, तो मैंने केवल पहला लेटर लिखा है उसका,
पहला अक्षर लिखा है और फिर लाघव चिन्ह लगाया है। जैसे यहां पर लिखा है डॉक्टर, तो डॉक्टर मैंने पूरा ना लिखकर यहां पर चिन्ह के साथ लगाया है, पहला अक्षर और लाघव चिन्ह। मतलब किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में कहने के लिए उसका पहला अक्षर और लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से प्यार करते थे। जब हम मध्य प्रदेश लिखते हैं इस प्रकार लिखते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे लाघव चिन्ह। निर्देशक चिन्ह संवाद, निर्देश, उदाहरण या किसी बात की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी हम संवाद लिखते हैं या किसी को कोई निर्देश देते हैं लिखते हुए, उदाहरण या किसी बात की व्याख्या को स्पष्ट करते हैं, तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे आप देखिए संवाद में इस चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। राम चिन्ह, तुम कहां जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। फल, आम, अमरूद, केला, सेब, यहां पर निर्देशक चिन्ह, कॉमा और पूर्ण विराम। रेखांकित चिन्ह किसी शब्द की महत्ता दर्शाने या पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है। जैसे कि आप देखते ही हैं, जब भी मुझे कोई लाइन दर्शानी होती, कोई शब्द बताना होता है, आपका ध्यान आकर्षित करना होता है, तब मैं सबसे पहले ऐसे लाइन अंडरलाइन करती हूँ। ये देखिए, तो इससे आपका ध्यान जरूर जाएगा उस शब्द की तरफ, उस बात की तरफ। तो यहाँ पर हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग इसलिए करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पूस की रात मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। पूस की रात बहुत ही अच्छा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो इस तरह से हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वैसे भी मैं कक्ष में बच्चों से बार बार कहती हूँ कि जब भी आपको शिक्षक का ध्यान अपनी कॉपी में लाना हो, अपनी कॉपी में शिक्षक का ध्यान आकर्षित हो जाए, इसलिए आप सबसे पहले रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करें, उसको अंडरलाइन करें, उसको ब्लैक से लिखें, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, तो शिक्षक का ध्यान सबसे पहले उसी शब्द पर जाएगा। विस्तारक चिन्ह किसी गीत की कड़ी को बार बार कहने और उससे बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या हमें किसी लाइन की बार बार पुनरावृत्ति ना करना हो, मीन्स कोई गीत है, हमें उसकी पहली लाइन को बार बार पुनरावृत्ति नहीं करना है, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वापस से मुझे यही लाइन बोलना है और लिखना है। बोलने में तो मैं पूरी लाइन बोलूंगी, फिर हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, लेकिन जब मैं लिखूंगी तब मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूंगी। मीन्स ये अपने आप में समझ में आएगा कि यहाँ पर डैश 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 करके लिखा गया है, मतलब एक ही लाइन को वापस से रिपीट करना है। तो ये था हमारा विस्तारक चिन्ह। कुछ एमसीक्यूज आपके लिए, आइए देखते हैं। वाक्य पूरा होने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? भली भांति आप जानते हैं कि जब भी हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। राम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं, में राम के बाद कौन सा चिन्ह आया है? देखिए, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह की बात की गई है, तो ये हमारा अल्प विराम है, ये अल्प विराम होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, जब भी हर्ष, शोक और आश्चर्य प्रकट करने के लिए वाक्य लिखते हैं, तब सबसे पहले हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माता, पिता जैसे शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है?
बिल्कुल योजक चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि दो समान पद भी है, तो जब समान पद लिखेंगे तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वह कब आएगा में वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही गई हो, कोई कथन कहा गया हो, हमें उसी के अनुसार उसको लिखना हो। कोटेशन में इस चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, इसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो, तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा अर्ध विराम चिन्ह। डॉक्टर में किस प्रकार का चिन्ह है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें कोई शब्द पूरा ना लिखना हो तो हम उसका पहला लेटर लिखेंगे और उसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे, लाघव चिन्ह। तो ये लाघव चिन्ह कहलाता है। संवादों के नाम के बाद या विवरण से पहले क्या लगता है? जब भी हम संवाद लिखते हैं, संवाद में तो बहुत सारे चिन्ह यूज होते हैं। बच्चों को बार बार कहती भी रहती हूँ कि संवाद लेखन आपका तभी स्पष्ट हो पाएगा जब आप उसमें चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो हम उसमें उपविराम का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, हम उसमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। कोष्ठक का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? वाक्य की समाप्ति पर नहीं। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, दो शब्द जोड़ने के लिए, तो कोष्ठक का प्रयोग हम कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं। अरे तुम आ गए में अरे के बाद कौन सा चिन्ह है? तो आप सब देख सकते हैं, अरे के बाद इसमें आदिबोधक का चिन्ह लगा है। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? हंस पद का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के समाप्त होने पर, लिखते समय शब्द छूट जाने पर, आश्चर्य दिखाने के लिए या प्रश्न पूछने पर। तो जब भी बात का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण शब्द छूट जाए तब हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह की बनावट हंस पक्षी के पैर के समान होती है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो आप देख सकते हैं दो समान पद। अगर इस चिन्ह को हम यहां नहीं लगाएंगे तो हम यहां पर और, तथा, या आदि भी लिखेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? शुरू में ही आपको बताया, विराम रुकना और ठहरना। किसी बड़े शब्द को छोटा दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्ठक, लाघव चिन्ह। तो ये थे आज के हमारे विराम चिन्ह, जो कि विस्तार से समझाए गए। ऐसी उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कोई समझ में नहीं आई हो बात, आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं नए टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए गुड डे।